बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कल के लेक्चर में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन में वेव की खूबियां हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं। और आप जानती हैं कि हम किसी चीज़ का, छोटी चीज़ का इमेज हासिल करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं ताकि इमेज बड़ा बने। लेकिन बड़ा बनने के साथ साथ इमेज को क्लियर भी होना चाहिए, नुमायाँ भी होना चाहिए। उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ तस्वीर में, उसके इमेज में बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आनी चाहिए। तो ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, एक मैग्नीफाइंग पावर है, एक रिजॉल्विंग पावर है। तो ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये डिपेंड करती है रोशनी की वेव लेंथ पे। अगर हमने ये पढ़ा कि अगर वेव लेंथ छोटी होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। रिजॉल्विंग पावर आने वाली रोशनी की वेव लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ तो बहुत छोटी है, तो लिहाजा साइंसदानों के जहन में ये ख्याल आया कि अगर हम ऐसी माइक्रोस्कोप बना लें जिसमें इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हों बतौर वेव के, तो उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर तो कहीं ज़्यादा होगी। तो लिहाजा इसी बुनियाद पे साइंसदानों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाई। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और एक आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसमें हम लेंस इस्तेमाल करते हैं, फ़र्क है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। वो रोशनी को कन्वर्ज करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, इमेज बनाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मदद से इमेज बड़ा बन जाता है, मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे लेंस इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे जो चीज़ लेंसेज की जगह इस्तेमाल की गई है वो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें आपको मैग्नेटिक कंडेंसर, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव और इस तरीके से जो दो चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वही काम सरंजाम दे रहा है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस सरंजाम देते हैं। वो क्या करते हैं? वो रोशनी को कन्वर्ज करते हैं, वो रोशनी को इकट्ठा करते हैं, वो रोशनी को फोकस करते हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आप डायग्राम पे नज़र डालें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स है। हम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हम पिछले प्रैक्टिकल में, पिछले डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रॉन गन पढ़ी, उसी तरह हमने CRO में इलेक्ट्रॉन गन पढ़ी। तो वही तरीका है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना और उनकी वेलोसिटी बढ़ाना। तो ये जो हम इलेक्ट्रॉन को दाखिल कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये वोल्टेज हम 30 किलो वोल्ट से सेवरल मेगा वोल्ट तक हम ये वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन जब आगे गुजरते हैं तो आगे है मैग्नेटिक कंडेंसर। तो ये मैग्नेटिक कंडेंसर जो है इनको फोकस कर देता है और फोकस करने के बाद ये आगे आते हैं स्पेसिमेन, जो वो नमूना जिसका आपने इमेज हासिल करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लिहाजा ये इसके अंदर से गुजर जाते हैं, स्पेसिमेन में से गुजर जाते हैं। अब इस स्पेसिमेन की कहीं डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं डेंसिटी कम है। लिहाजा जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरते हैं तो ये स्प्रेड हो जाते हैं। ये उसी हिसाब से इनकी जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो स्पेसिमेन की डेंसिटी के मुताबिक इधर बाहर निकलती है और उसी इलेक्ट्रॉन की तादाद के मुताबिक इमेज बनता है। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी स्पेसिमेन की, वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे आगे, जहाँ कम होगी वहाँ ज़्यादा निकलेंगे। तो ये इसी बुनियाद पे कंप्यूटर को ये सिग्नल मिलता है स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन की तादाद का, जिसकी बुनियाद पे पहला इमेज बनता है। फर्स्ट इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे फर्स्ट इमेज बन गया और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर।
तो ये पहला दरमियान, आप इंटरमीडिएट दरमियान वाले को कहते हैं कि ये यहाँ पे ये सारे इंतज़ाम से इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, इलेक्ट्रॉन को फोकस किया गया, इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन में से गुजरे और उनकी जो डेंसिटी थी स्पेसिमन की उसके मुताबिक यहाँ पे बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे ये पहला इमेज बना। फिर जैसा आप देखते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में पहला इमेज ऑब्जेक्टिव बनाता है, दूसरा इमेज आईपीस बनाता है, यहाँ भी ये फर्स्ट इमेज बन गया। फिर इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए ये यहाँ से आगे गुजरते हैं और इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर से पास होने के बाद जब ये स्क्रीन पे पहुँचते हैं तो लिखा सेकंड स्टेज मैग्नीफाइड इमेज। तो यहाँ पे हमें इमेज हासिल होता है और ये एक स्क्रीन की तरह है। ये स्क्रीन की तरह यहाँ पे उसका इमेज हमें किसी लेंस में से देखने की ज़रूरत नहीं, सामने जैसे कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन पे या एलईडी है उसकी स्क्रीन पे इस स्पेसिमेन का इमेज बन जाता है। लेकिन आज के दौर में बजाय स्क्रीन पे इमेज हासिल करने के लिए 3 डायमेंशनल इमेज, जो बगैर स्क्रीन के फ़िज़ा में जो इमेज बन जाए उसे हम 3 डायमेंशनल इमेज कहते हैं। तो वो 3 डायमेंशनल इमेज भी बड़ा वाज़े तौर पे यहाँ पे हासिल होता है। तो लिहाजा इसकी कारकर्दगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कारकर्दगी कहीं ज़्यादा है बनिस्बत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। अगर आप थोड़ा सा देखें कि हमारे पास जो अच्छी से अच्छी माइक्रोस्कोप है उसकी ऑप्टिकल रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें अगर हम इसको वोल्टेज देते हैं 50 किलो वोल्ट तो उससे जो रेजोल्यूशन होगी वो इससे कहीं ज़्यादा होगी। ये माइक्रोमीटर में है, वो नैनोमीटर में चली जाएगी। 0.5 से 1 नैनोमीटर तक हमें रेजोल्यूशन हासिल हो सकती है। लिहाजा आज के दौर में जो हम स्पेसिमेन की स्टडी करते हैं, कोई मुताला करना है हमने, कोई स्लाइड देखनी है, तो तरजीह दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है, इसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, इसका इमेज जो है फ़िज़ा में भी हासिल हो सकता है स्क्रीन के। तो ये आज के दौर की नई ईजाद जो बकसरत इस्तेमाल हो रही है और इसकी बुनियाद वही है जो मैंने कल बताई आपको कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है। आज का दूसरा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि अगर हम किसी जिस्म की 2 चीज़ों को एक ही वक्त में मालूम करने की कोशिश करें, पोजीशन को और मोमेंटम को, तो ये सही मालूम नहीं हो सकती। अगर हम मालूम करेंगे भी तो उसमें गलती का इम्कान होगा। और सवाल ये है कि ये गलती का इम्कान क्यों होगा? क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हैं? क्या वो आलात ख़राब हैं जिनके ज़रिए हम ये पैमाइश कर रहे हैं पोजीशन और मोमेंटम की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो मसला है वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कि रोशनी में 2 तरह की खूबियाँ हैं कि वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो सन 1927 में 1927 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बयान किया हाइजेनबर्ग ने। उसने ये कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम सही कैलकुलेट कर सकें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। तो जोर एक्यूरेटली पे है, ये नहीं मालूम करने का तो हम मालूम कर लेंगे, लेकिन उसमें गलती का इम्कान रहेगा। लिहाजा सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है? उस प्रिंसिपल तक पहुंचने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि जहां तक बड़े जिस्म हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, वहां पे तो इस प्रिंसिपल का इतलाक नहीं है। हमने जिक्र ही डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन का किया है। हम अगर देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है और टेनिस बॉल पे अगर कोई फोटान आके गिरता है रोशनी का, तो फोटान जितनी भी इसको टक्कर मारे टेनिस की बॉल को,
तो ये तो अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगी, हरकत में नहीं आएगी, कोई तब्दीली नहीं होगी। लिहाजा ये जो इसका ताल्लुक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, वो ज़्यादा ताल्लुक छोटे पार्टिकल से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कि उनकी पोजीशन और मोमेंटम अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो ठीक है मालूम करें, लेकिन एक ही वक्त में मालूम ना करें। एक ही वक्त में अगर आपने मालूम किए तो गलती होगी। सवाल यह है कि गलती कितनी होगी और इस गलती को क्या ख़त्म कर सकते हैं? तो जवाब यह है कि नहीं, ये गलती तो मौजूद रहेगी। आखिर इसकी वजूहात हैं क्या? देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते। जितनी भी माइक्रोस्कोप, सुपर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बन जाए, कोई बहुत तहकीक हो जाए, अभी तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले वक्तों में फ़र्ज़ किया एक ऐसा वक्त आ गया कि हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। अगर हम देख भी लें तब भी उसकी सही जगह का पता नहीं चला सकते वो कहाँ पे है। उसकी वजह वही वेव नेचर है कि देखें, आप जानती हैं कि क्रेस्ट और क्रेस्ट के दरमियान एक लैम्डा का फासला होता है। तो वेव की ये खूबी है, रोशनी की ये खूबी है कि अगर इलेक्ट्रॉन उसके लैम्डा में कहीं पे मौजूद है, लैम्डा जितने फासले पे मौजूद है, तो वो आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि तकरीबन लैम्डा जितनी जगह पे उसका एक क्लाउड बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं भी हो सकता है, इतनी जगह के अंदर लैम्डा जितने फासले में, डिस्टेंस में, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। लिहाजा आपके जवाब में पोजीशन मालूम करते हुए गलती का इम्कान रहेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा गलती कितनी हो सकती है कि फ़र्ज़ किया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है और आप उसको कहते हैं नहीं जी तो इस तरफ है वो, तो इधर से इधर तक जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा। यानी आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस किनारे पे, तो आपके जवाब में लैम्डा जितनी गलती हो रही है, या आप उसकी पोजीशन में जो गलती बता रहे हैं जिसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम जो है लैम्डा के बराबर है। ये नहीं, लैम्डा से कम भी हो सकती है कि आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन इधर है तो और वो मौजूद हो यहाँ पे, तो आधा लैम्डा का फ़र्क होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा गलती आपके जवाब में लैम्डा जितनी होगी, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम uncertainty in position of an electron, that will be equal to lambda। अब इससे बच नहीं सकते, ये वे प्रॉपर्टी है, उसने इलेक्ट्रॉन ने इतनी जगह में फैलना ही है, डाइफ्रैक्शन होती है। बिल्कुल ऐसे ही कि जिस तरीके से आप ये मार्कर की नीब अब करीब करेंगे तो ये आपको फैली हुई नज़र आएगी, हालांकि साइज़ तो इसका उतना ही है, ये स्प्रेड कर जाती है, ये नज़दीक करके, ये डाइफ्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन तो है बहुत छोटा, तो ये इसको तो करीब करने से फैलता है, इलेक्ट्रॉन वहीं से आपको एक स्प्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो लिहाजा आपकी ये गलती मौजूद रहेगी। इस गलती को ज़ीरो नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, अलबत्ता इस गलती को, अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कम कैसे करें? भाई आप ऐसी रोशनी इस्तेमाल करें जिसका लैम्डा छोटा हो। अगर लैम्डा छोटा होगा तो डेल्टा एक्स भी छोटा होगा। सो टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वी विल यूज लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। चलें, पोजीशन के बारे में तो बात तय हो गई कि छोटा लैम्डा इस्तेमाल करें, गलती को कम कर लें। अब ज़रा मोमेंटम की तरफ आ जाए। आप मोमेंटम भी मालूम करना चाहते हैं एन उस वक्त इलेक्ट्रॉन का, तो जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मालूम करेंगे तो अंधेरे में तो नहीं देख सकते उसको, अंधेरे में तो पता नहीं चलेगा। आखिर रोशनी डलेगी तो ही हम इस काबिल होंगे कि इसका मोमेंटम मालूम करें। और रोशनी आपको पता है फोटॉन पे मुश्तमिल है, तो जो ही रोशनी आप ऑन करते हैं फोटॉन आएगा और वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन पे आके गिर जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा तो अपना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब आप मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, लेकिन उसमें फोटॉन का मोमेंटम भी शामिल हो गया और इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये पार्टिकल नेचर है कि फोटॉन ने मोमेंटम दे दिया इसको
और हम कहेंगे जी ना दे तो ये फिर हम इसको देख नहीं सकते, नज़र इसके बारे में मालूमात नहीं हासिल कर सकते, मोमेंटम का पता नहीं चला सकते। तो गोया इलेक्ट्रॉन के असल मोमेंटम में फोटॉन का मोमेंटम भी शामिल हो गया, तो जवाब तो गलत हो गया और इससे हम बच नहीं सकते गलती से। और ये भी आप जानती हैं कि फोटॉन का जो मोमेंटम है वो h/λ के बराबर। तो अब जिस तरीके से आपने देखा कि पोजीशन में आप गलती कम करना चाहते हो तो लैम्डा छोटा हो, अगर आप मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करना चाहते हैं, गलती कम करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा फोटॉन इस्तेमाल करें जिसका मोमेंटम कम हो। अब मोमेंटम में लैम्डा नीचे है, लिहाजा अगर ये लैम्डा ज़्यादा होगा तो फोटॉन का मोमेंटम कम होगा। तो हम अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ऐसा फोटॉन इस्तेमाल करें जिसका मोमेंटम थोड़ा हो और मोमेंटम उस फोटॉन का थोड़ा होगा जिस रोशनी का लैम्डा ज़्यादा होगा। तो लिहाजा अगर आप मोमेंटम में गलती कम करना चाहते हैं तो ऐसी रोशनी इस्तेमाल करें जिसका लैम्डा जो है वो बड़ा हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जवाब में गलती जो हो सकती है मोमेंटम में वो फोटॉन के मोमेंटम के बराबर हो सकती है, यानी इसको हम डेल्टा पी कहेंगे। अब इन दो रिलेशन से ये बात सामने आई कि अगर आप पोजीशन कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उसका जवाब अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो लैम्डा छोटा हो, और अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेट करना चाहते हैं किसी हद तक तो लैम्डा बड़ा हो। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी अगर आप पोजीशन मालूम करना चाहते हैं सही तो लैम्डा छोटा, मोमेंटम मालूम करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का तो लैम्डा बड़ा। तो लिहाजा एक ही वक्त में अगर आप लैम्डा छोटा इस्तेमाल करेंगे तो पोजीशन दुरुस्त हो जाएगी, मोमेंटम में ज़्यादा गड़बड़ होगी, और अगर आप मोमेंटम को बेहतर करना चाहते हैं, लैम्डा बड़ा करेंगे तो गलती इसमें कम हो जाएगी मोमेंटम में, और पोजीशन में गलती ज़्यादा हो जाएगी, लैम्डा बड़ा हो जाएगा। तो यहीं से डेफिनेशन बनाई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन बनी। हाइजेनबर्ग ने 1927 में डिफ़ाइन किया कि ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम सही मालूम कर सकें। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है जो ठीक है, गलत होता है, सही होता है, चलो मैं तो सही एक ही वक्त में मालूम करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, एक इक्वेशन रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या साइडों से मल्टीप्लाई करें, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा h/λ। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h। तो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ठीक है जी, आपने कहा जी करना ही है मैंने ये काम एक ही वक्त में, तो फिर दोनों में जो अनसर्टेनिटी है अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो अनसर्टेनिटी है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आएगी तकरीबन। तो बात फिर वही कि ये सारा झंझट, ये सारा जिक्र ये छोटे पार्टिकल के लिए, कि अगर अनसर्टेनिटी h के बराबर हो तो बड़े जिस्मों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात होगी, पार्टिकल की बात होगी छोटों की, तो फिर इसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। इसकी एक शक्ल और भी है कि अगर आप किसी दिए हुए वक्त पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, आपसे कहा प्रोफेसर ने कि जाए लेबॉर्ट्री में और आप 2:20 पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करें, तो जो ही आप जाएंगी वहाँ पे लाइट ऑन करेंगी, लाइट ऑन करके जो ही उस वक़्त मतलूबा वक्त पे मुकर्रर के वक्त पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो यही फोटॉन आएगा और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जिस तरीके से मोमेंटम
ट्रांसफ़र हो गया था इलेक्ट्रॉन को और हमारा जवाब गलत हो गया था। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जवाब भी गलत होगा, क्योंकि वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी, उसमें फोटॉन की एनर्जी भी शामिल हो चुकी होगी। और इसको भी उसी तरह हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे जिस तरह इस पहले हिस्से में गए। उसका सिर्फ ये आखिरी जवाब कि अगर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेल्टा ई हो और अनसर्टेनिटी टाइम डेल्टा टी हो, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। यानी यहाँ भी वही बात है, जिस तरह यहाँ कहा गया कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करनी है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ भी एनर्जी में अनसर्टेनिटी कम करनी है तो फिर वो टाइम इंटरवल ज़्यादा लेना पड़ेगा देर तक। और अगर आप थोड़े वक्त में अनसर्टेनिटी टाइम की कम करना चाहते हैं तो फिर एनर्जी की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। यही तक इसमें यही बात यहाँ पे बयान की गई है। और जो एनर्जी या इंटरवल जिस पे हम ये तजर्बा करते हैं ई डेल्टा ई ओवर टू, इसी तरीके से टाइम को जो टाइम इंटरवल है जिस दौरान हम ये तजर्बा कर रहे हैं, तो एनर्जी जो कमी बेशी हो सकती है वो ई प्लस माइनस में डेल्टा ई ओवर टू, टाइम में भी डेल्टा टी ओवर टू हो सकती है। लेकिन ये जो डिटेल है ये पहले हिस्से की पूरी डिटेल बताएंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है और इसकी आप इक्वेशन लिखेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे आप। अब आज के दौर में जो जदीद तहकीक हुई कि ये जो हाइजेनबर्ग ने कहा कि ये प्रोडक्ट जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली एच के बराबर है, या डेल्टा ई और डेल्टा टी का प्रोडक्ट एच के बराबर है। ये एच के बराबर नहीं है बल्कि एच कट के बराबर है। सवाल ये है कि एच कट क्या है? एच कट इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। यानी वो जो पहला एच था जिसको हमने पढ़ा 6.63 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड, तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दें तो असल में उसके बराबर ये बनेगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1.05 10 बार -34 जूल। तो एच कट की वैल्यू जो है ये 1.05 10 बार मल्टीप्लाई 10 बार -34 जूल सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हाइजेनबर्ग ने बयान किया, इसकी अहमियत इतनी है फिज़िक्स में कि सन 1932 में इसी असूल की बुनियाद पे, इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। थैंक यू।